आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गैर ज़रूरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग खिदमात का आगाज़ किया। हाईकोर्ट ने 100% एडवांस स्लॉट बुकिंग के साथ रियासत में गैर ज़रूरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी थी। दरकार फीस और ज़रूरी उमूर की तकमील के बाद दिलचस्पी रखने वाले शहरी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के विजन के मुताबिक स्लॉट बुकिंग के जरिए शफाफियत, बगैर किसी रुकावट और इम्तियाज़ के ये काम किया जा रहा है। बगैर किसी दुश्वारी के ऑनलाइन तरीक़ेकार नेट बैंकिंग के जरिए बैंकिंग के चालान की अदायगी से बुकिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बुक किए गए स्लॉट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के दफ्तर को जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में पुराने चार्जेस पर ही अमल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जाने वाली जायदाद की तफसीलात के इंदराज के बाद सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी और दीगर चार्जेस की अदायगी का काम किया जाएगा। फिलहाल हर रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में रोज़ाना 24 स्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं। इसकी तलब के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। तकनीकी मसाइल का वक्तन फ़ौक़तन वॉर रूम में बरसर खिदमत टेक्निकल टीम जायज़ा लेगी। रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग के लिए वेबसाइट www.registration.telangana.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। स्लॉट बुकिंग के लिए TPIM PTIN असेसमेंट नंबर को फीड किया जाए। ये ना रखने वाले अफराद इदारे जात मकामी को दरख्वास्त दे सकते हैं, जिस पर अंदरून 2 दिन PTIN नंबर जारी किया जाएगा। मौजूदा तौर पर 96 से 97% रजिस्ट्रेशन सर्विसेज दस्तियाब है। स्लॉट बुकिंग करने वालों को मौजूद वक्त के मुताबिक फ़रोख्त करने वालों खरीदारों, गवाहों को अपने शनाख्ती कार्ड्स के साथ हाजिर होना होगा। मौजूदा तौर पर सेल मॉर्टेज विदाउट पोजीशन, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, गिफ्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट विदाउट पोजीशन जैसे खिदमात दस्तियाब है। डाटा सिस्टम के लिए दरकार ज़रूरी सिक्योरिटी सिस्टम की तकमील कर ली गई है। 24 लाइंस के ज़रिए कॉल सेंटर काम करेगी। इस सेंटर का नंबर 1800-599-4788 है। एक बार हम दोहरा देते हैं, 1800-599-4788, जिस पर शिकायत करने पर IT का महकमा शिकायत की यकसुई करेगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियल स्टेट बिल्डर्स के लिए खुसूसी दरखास्तों की सहूलत होगी। कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हम लोग को हमने भी कुछ हाई कोर्ट के सामने प्रपोजल रखा था, स्लॉट बुकिंग से करना चाहिए। दूसरा हमने बोला था कि जो भी कोर्ट आदेश देगी हम उसको पालन करेंगे। तो कोर्ट ने हमको इंटरिम डायरेक्शन दिया कि आप अब ये काम शुरू कर सकते हैं। तो हमने वो काम, जैसे ही कल रात में हम लोग ऑर्डर मिला, हम लोग तैयार थे, आज सुबह से हमने ये काम शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है कि एक बहुत ही सिंपल पद्धति के द्वारा एक अच्छे तरीके से बिना आप परेशान हुए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपने जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो डिटेल आप इस साइट पे जाके बना सकते हैं। उसके बाद आपको खुद कंप्यूटर ही बताएगा कि आपको चालान कितना पे करना है, और जो पुराना है रेट वही है। हमने रेट को 1 पैसे में भी चेंज करने की जरूरत नहीं समझी है और हमने न किया है। तो CM साहब ने जैसा आदेश दिया उसी हिसाब से हमने पुराने रेट पे ही ये पूरा सिस्टम तैयार हुआ है। आप जैसे ही करेंगे, आप जैसे ही आप अपना उसमें भरेंगे, आप किसी की सहायता के बिना अगर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। आप अपना प्रॉपर्टी डिटेल्स इसमें लगाइए, आपको पूरा रेट आ जाएगा, आपको कितना पे करना है वो आ जाएगा। आप फिर बटन दबाते जाइएगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, आप रात में भी ये काम कर सकते हैं, अपना पेमेंट दे सकते हैं, अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, और जिस दिन आपको इच्छा है, जिस समय इच्छा है, स्लॉट के अनुसार आप जाके अपना काम करा सकते हैं। जो काम पहले मुश्किल से होता था, कई लोगों के पास जाना चाहता, आज एकदम आसानी से ट्रांसपेरेंट वे में बिना कोई आपको सताए हुए इसको कर सकते हैं। अब जब आप हमारे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, पहले से आपका वहां डेट, टाइम सब लिखा हुआ है, आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप जाएंगे और वहां पे छोटा एक 5-7 मिनट का प्रोसेस होगा, वो हो जाएगा। आपका फोटोग्राफ ये सब लिया जाएगा। आपको जो आप डॉक्यूमेंट अपना लेके गए हैं या जो सिस्टम में डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से पूरा स्कैन करके आपको कागज वहीं चला जाएगा। आपको जो ई पासबुक है वो भी आपको तुरंत आपके फोन पे आ जाएगा। सो ये एकदम, उसके बाद जो रेगुलर पासबुक है वो एक 7-10 दिन के अंदर आपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस दिया है उस पर चला जाएगा। इसमें कोर्ट ने 2 और तवज्जो दिया कि एक कि कुछ लोग हैं जो अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं,
उसके लिए हमने अलग तरीका बना दिया है। जो लोग आधार देना चाहते हैं उनका फ्रॉड प्रूफ हो जाएगा। क्यों फ्रॉड प्रूफ होगा? क्योंकि अब कोई आपके नाम से, कोई आपके जैसा मिलता नाम से जाके वहां पे नहीं कर सकता है। उसको जब तक आपका गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट्स की बुकिंग में जायदाद मालिकीन को तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ा। कई अफराद ने शिकायत करते हुए कहा कि वेबसाइट कई घंटों तक नज़र नहीं आई, जिसके बाद जायदाद मालिकीन को पहले ही दिन स्लॉट की बुकिंग को मुलतवी करना पड़ा। ऐसे ही एक जायदाद के मालिक जी विशाल ने कहा कि जब हम बीबी नगर के सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे तो सर्वर काम नहीं कर रहा था। टी प्रवीण, जिन्होंने हाल ही में चिरलापल्ली में जायदाद खरीदी, उन्होंने कहा कि स्लॉट की बुकिंग के लिए उन्हें सुबह 9 बजे से इंतज़ार करना पड़ा, जिसके बाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर ने उनसे ख्वाहिश की कि वो पीर को आएँ। उन्होंने कहा कि जायदाद के रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर की वजह से उनके क़र्ज़ की रकम फंसी हुई है। जायदाद के रजिस्ट्रेशन को मुंजमद करने के बाद कई बैंक्स ने क़र्ज़ों की मंजूरी पर रोक लगा दी है। डॉक्यूमेंट राइटर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो स्लॉट की बुकिंग के काम के लिए आएँ, ताहम सर्वर की नाकामी की वजह से वो दफातर में खाली बैठे रहे। शहरी इस उम्मीद में आ रहे हैं कि उनकी जायदादों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने सैलाब से मुतासरा खानदानों को 28 करोड़ 44 लाख रुपए की माली मदद तकसीम की। ताज़ा बयान में जीएचएमसी के अहदेदारों ने कहा कि कॉरपोरेशन ने सैलाब राहत के तौर पर 11 करोड़ 10 लाख रुपए जुमेरात को बेनिफिशरीज़ के बैंक 11,103 बेनिफिशरीज़ के बैंक अकाउंट्स में जमा करवाया। मंगल और चाशुम्बे को ही 17 करोड़ 33 लाख रुपए की रकम 17,333 बेनिफिशरीज़ में तकसीम किए गए। ताहाल 28,436 बेनिफिशरीज़ के बैंक खातों में 28 करोड़ 44 लाख रुपए की रकम जमा करवाई गई। अहदेदारों ने सैलाब मुतासिरीन से ख्वाहिश की कि वो 10,000 रुपये राहत के लिए मी सेवा सेंटर न आए। जीएचएमसी इंतखाबात से कबल सैलाब की राहत की रकम की तकसीम रोक दी गई थी। ताहम इंतखाबात के लिए टीआरएस के मंशूर की इजराई के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि माबाद इंतखाबात अहदेदार सैलाब मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए राहत रकम जारी करेंगे। जीएचएमसी हुक्काम ने इंतखाबात के बाद मुतासरीन में सैलाब की रकम की तकसीम को रोकने की इत्तलात की तरदीद की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जो 3 रोज़ा कौमी दारुल हुकूमत के दौरे के लिए जुमे को बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए नई दिल्ली रवाना हुए थे, उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि दोनों कायदीन ने रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के बशमुल मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उनकी एक और मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात के अलावा इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर उस अराजी का मायना करेंगे जो मरकज़ी हुकूमत ने टीआरएस के दफ्तर के क़याम के लिए अलॉट की। चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की और तवक्को है कि मज़ीद 2 मरकज़ी वज़रा निर्मला सीतारामन और नितिन गडकरी से भी वो मुलाकात करेंगे। केसीआर 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए दिल्ली में एहतजाज करने वाले किसान यूनियनों के कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। वो इतवार को तवक्को है कि हैदराबाद वापस हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव के साथ मिलकर सिद्दीपेट ज़िले के मारकोक में असरी टेक्नोलॉजी से लैस पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी मुल्क भर की रियासतों के लिए मॉडल बन गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पुलिस को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और फ्रेंडली पुलिसिंग के जरिए आवाम को पुलिस से करीब किया गया। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना पुलिसिंग कौमी सतह पर सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद समेत बहुत से पुलिस स्टेशनों को पुलिस की बेहतर खिदमात की वजह से ISO सर्टिफिकेशन मिला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के फौरी बाद ही वज़ीर आला केसीआर ने पुलिस निज़ाम की तरक्की पर तवज्जो दी। शी टीम्स की तश्कील देते हुए ख़वातीन की हिफाजत की जा रही है। CCTV कैमरे, ऑनलाइन सिस्टम और तकनीकी खिदमात के साथ तेलंगाना पुलिस मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। मुल्क में पहली बार महकमे पुलिस में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं। पुलिस स्टेशन को कॉर्पोरेट ऑफिस की तर्ज पर बनाया गया है। रियासती हुकूमत ने उसकी तामीर के लिए 14 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें जदीद सहूलियात, अमले की रिहाइश और गेस्ट हाउस है। अमले के लिए ख़ास तौर पर एक जिम की सहूलत कायम की गई है। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी, कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी, सिद्दीपेट कमिश्नर पुलिस जोएल डेविस और ज़िला परिषद के चेयरमैन राधा कृष्ण शर्मा मौजूद थे। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने रियासत की TRS हुकूमत पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फंड्स जारी न करने का इल्ज़ाम आयद किया। अपने दौरा वरंगल के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने वरंगल शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए 2,740 करोड़
के तजावीज़ तैयार किए। उनमें पहले मरहले के तहत 576 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के मंसूबे को तैयार किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रियासती हुकूमत ने अब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 83 करोड़ के शेयर में 1 रुपया भी जारी नहीं किया। इसी तरह वरंगल में तामीर होने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी रियासती हुकूमत ने मुकम्मल फंड्स जारी नहीं किए। ये हॉस्पिटल 150 करोड़ की लागत से तामीर हो रहा है, जिसमें मरकज़ की जानिब से 120 करोड़ के मिन जुमला 106 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। लेकिन रियासती हुकूमत ने अपने 30 करोड़ के शेयर में से सिर्फ 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वरंगल शहर की तरक्की के मामले में संजीदा नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने शहर में तरक्की के लिए खातिर ख्वाह फंड्स जारी किए हैं, जिसमें भद्राकाली झील की तज़यीन नौ के लिए 30 करोड़, जैन मंदिर की तामीर के लिए 103 करोड़ मख्तस किए हैं। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के फंड से काकतिया मेडिकल कॉलेज के अहाते में 150 करोड़ रुपयों से तामीर किए जा रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मायना किया। इस मौके पर उनके हमरा KMC प्रिंसिपल डॉक्टर सिंधिया रानी मौजूद थी। किशन रेड्डी ने दवाखाने के मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना किया और मुताल्लिक़ा जानकारी हासिल की। इसी दौरान सर्किट हाउस में काजीपेट में तामीर किए जा रहे मुतवाज़ी ब्रिज से मुतालिक कलेक्टर राजीव गांधी, हनुमंतु, कमिश्नर पमेला सतपति, साउथ सेंट्रल रेलवे और इंजीनियरिंग ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने काजीपेट में वैगन फैक्ट्री की कारकर्दगी से मुतालिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि 385 करोड़ रुपयों से काजीपेट में तामीर किए जा रहे रेलवे कोच हॉलिंग सनत के लिए दरकार 160 एकड़ की अराजी हासिल की गई है। 143 करोड़ में 133 करोड़ रुपयों को अदा किया गया है। अनकरीब रेलवे ओहदेदारों के साथ अराजी माहिदा तय पाएगा। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि जल्द अराजी हासिल करने से रेलवे सनत के क़याम से रास तौर पर 1000 अफराद को बिलवास्ता 3000 अफराद को मुलाजिमत हासिल होगी। ओहदेदारों के इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर पमेला सतपति ने किशन रेड्डी को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2350 करोड़ मालियत से 54 कामों का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत ने 196 करोड़ मंजूर करके 138 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें से 71 करोड़ से 17 कामों की तकमील हुई है और 81 करोड़ से जारी काम जनवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे और दीगर काम मुख्तलिफ मराहिल में हैं। జరుగుతూ ఉన్నాయి. రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రకంపనలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రజలు ఏదైతే ఈరోజు మార్పు రావాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ మార్పు ఒక హైదరాబాదు, ఒక దుబ్బాకు కాదు, యావత్ తెలంగాణ అంతా కూడా ఈ కుటుంబ పాలన పట్ల, లేక ఈ తండ్రి కొడుకుల ప్రభుత్వం పట్ల, లేక ఈ అవినీతి ప్రభుత్వం పట్ల ప్రజలు విసిగి వేశారున్నారు. ఈ యొక్క మార్పు ఏదైతున్నదో మార్పు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ ఊరికి వెళ్ళినా, ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా, ఏ పట్టణానికి వెళ్ళినా, ఏ వ్యక్తిని అడిగినా కూడా రాజకీయాల రావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆ మార్పు భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారానే రావాలని కోరుకుంటున్నారు. తప్పకుండా నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలలో ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా జరిగి మరి అనేక వందల మంది ఆత్మ బలిదానం చేసుకుని తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు ఏవైతున్నాయో, ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షలు ఏవైతున్నాయో, తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ భవిష్యత్తులో తెలంగాణకు ఆకాంక్షలు నెరవేర్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాము. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రానున్న రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం గత 6.5 సంవత్సరాలుగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంచి పరిపాలన అందిస్తూ ఉంది. ఇటీవల తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలు అవి గత 70 సంవత్సరాలుగా వ్యవసాయదారులు కానీ, రైతు సంఘాలు కానీ, రాజకీయ పార్టీలు కానీ, శాస్త్రవేత్తలు కానీ అడిగినటువంటి అంశాలనే ఈ చట్టాలలో పొందుపరిచి తీసుకొచ్చాము. ఇందులో ఏ ఒక్క అంశం కూడా రైతులకు వ్యతిరేకంగా లేదు. కావాలని కొంతమంది పని కట్టుకొని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు రైతులలో ఒక దురభిప్రాయము వచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఒక పంజాబ్ తప్ప ఎక్కడ కూడా రైతులు ఈరోజు ఈ బిల్లును వ్యతిరేకించడం లేదు. జరుగుతూ ఉన్నాయి. రాజకీయపరమైనటువంటి बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ स्पीकर असेंबली से शिकायत करने का ऐलान किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता रोज सिद्दीपेट में चीफ मिनिस्टर के दौरे के मौके पर ओहदेदारों ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। असेंबली की मीडिया पॉइंट पर पार्टी के अरकान मुखन्ना रामचंद्र राव और दूसरों के हमरा मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने सिद्दीपेट असेंबली हल्के में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी और उससे मुतसिल हल्के दुब्बा को नज़रअंदाज करने पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने सिद्दीपेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम करने का वादा किया है, जबकि दुब्बाक में बस स्टेशन के क़याम की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज को दुब्बाक के बजाय सिद्दीपेट में कायम किया गया। दुब्बाक में अभी तक 100 बिस्तरों वाले दवाखाने को मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट, सिरसिला और गजबेल को रिंग रोड मंजूर किए गए और दुब्बाक को नज़रअंदाज किया गया। रघुनंदन राव ने कहा कि दुब्बाक असेंबली हलके के साथ इम्तियाज़ बरतना नामुनासिब अमल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कभी भी किसी भी रियासत के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता। नरेंद्र मोदी हुकूमत तमाम रियासतों के साथ मसावी सलूक कर रही है, लेकिन रियासत में केसीआर हुकूमत अपोजिशन के हलकों में इम्तियाज़ बरतते हुए तरक्याती कामों में रुकावट बनी हुई है। कल सिद्दीपेट जिले को आया था, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस का इनाग्रेशन किया रंगनायक सागर प्रोजेक्ट के बीच में। उन लोगों ने प्रोटोकॉल का हिसाब से, सिद्दीपेट जिले में मैं भी एक एमएलए जीता हूँ, प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा कभी बुलाना चाहिए था। उन लोग भूल गई था, वो प्रोटोकॉल का हिसाब से एक एमएलए को बुलाना भूल गई। वो लोग सोचा था वो घर का फंक्शन है, दामाद बुलाया, मामा गई, मामा जाके एक रिबन कट करके आया जैसा सोच ले रहा। मैं वो जिला कलेक्टर को और स्टेट ऑफिसर्स को ये याद दिलाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल का हिसाब से द मूवमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, द मूवमेंट ऑफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड अदर VVIP शुड बी इंटीमेटेड टू ऑल द लोकल MLAs एंड MLCs। दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोटोकॉल। वो भूल जाके इन्होंने बुलाया, उन्होंने आया, घर में बैठ के दामाद अच्छा कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, दामाद को 100 करोड़ दे तुम, 200 करोड़ दे तुम बोल के पैसे बांट के गए। हमारा दुब्बाक नियोजकवर्ग का लोगों का विनती है, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रहे हो सिद्दीपेट को, बहुत अच्छा काम कर रहे, सिद्दीपेट डेवलप कर रहा, मगर दुब्बाक में एक पुराना बस स्टैंड है, कोलैप्सिव स्टेज में है, वो नया बस स्टैंड बना बोल के पूछ रहे। हमारा कोई एयरपोर्ट का जरूरत नहीं है, मगर बस स्टैंड का जरूरत है। हजारों करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए बना रहे, सो बड़े दिल वाला है आप। दुब्बाक में फायदा हुआ, दुब्बाक में पढ़े 10वीं कक्षा तक, दुब्बाक के ऊपर भी जरा नजर रखो बोल के दुब्बाक का MLA मेरे को पब्लिक जिता है ना, उसीलिए आपको एक बार याद दिलाएंगे बोल के आया है। पब्लिक भी वही बोल रहा था, हर पैसा सिद्दीपेट जा रहा, हर पैसा सिरसिला जा रहा, हर पैसा गजबेल जा रहा, दुब्बाक को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन्स का जैसा देख रहा। उसके लिए पब्लिक आपके खिलाफ में वोट दिया। अभी भी आप नहीं सुधारे तो आने वाला तेलंगाना स्टेट का असेंबली इलेक्शंस में पूरा 116 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही सोचेगा, बाप बेटा और दामाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के 116 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन लोगों का नियत ऐसे ही है, पूरा पैसा 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में खर्च कर रहा, फिर हम कहीं को इसको वोट डालना बोल के सोचना पड़ता। You have ample time of 3 years to rectify yourself. If you rectify, it is well and good for you and your party. If you are not going to rectify yourself, you have to pay a big तेलंगाना PCC के सदर के इंतखाब के सिलसिले में रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज और रुकने पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने आज पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कायदीन से मुशावरत करते हुए उनकी राय हासिल की। ज़राए के मुताबिक मनिकम टैगोर ने तेलंगाना कांग्रेस के 80 कायदीन की राय हासिल करते हुए नए PCC सदर के इंतखाब का अमल शुरू किया, जिनमें PCC के नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, साबिक रियासती वुज़रा, साबिक अरकान पार्लियामेंट व असेंबली और काउंसिल भी शामिल थे। उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से इस्तीफ़ा पेश किए जाने के बाद कांग्रेस की आला क़यादत रियासत में नए PCC सदर के इंतखाब के सिलसिले में कायदीन की राय हासिल करने की मनिकम टैगोर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने मनिकम टैगोर की जानिब से मुनक़िदा इजलास में कहा कि नए PCC सदर पार्टी की हैसियत से जिस किसी को भी मुकर्रर किया जाता है वो अपना मुकम्मल ताउन करने तैयार हैं। ज़राए ने बताया कि उत्तम कुमार रेड्डी इजलास से रवाना होने से कबल इजलास में शरीक पार्टी के सीनियर कायद व रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उत्तम कुमार रेड्डी के इस इक़दाम के बाद कांग्रेस के हलकों में ये बहस शुरू हो गई है कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को PCC सदर मुकर्रर किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी मधु याक्षी गौड़ ने कहा कि केसीआर का ये कहना कि वो नहीं तो तेलंगाना नहीं मफाद परस्त सियासत की ज़बान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TRS के 2 अरकान पार्लियामेंट की वजह से तेलंगाना हासिल नहीं हुआ, अपने मुफाद के लिए केसीआर ने तहरीक चलाई थी। केसीआर ने फाजिल बजट वाली तेलंगाना को मखरूज बना दिया है। हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर मुझे भी कभी कोई प्रश्न आता है, आज जो प्रश्न करने के लिए इंदिरा पार्क में हटा दिया है,
तो इसके लिए आपसे भी हमसे एक प्रश्न है कि क्यों आप ऐसे सोचते हैं? हमारा भी कुछ कमियां होगा, हम भी इस पे चर्चा कर रहे हैं क्यों हम कांग्रेस फेल हो रहे कि केसीआर और उनके फैमिली का जो भ्रष्टाचार है बाहर निकालने में पूरा नाकामयाब रहे। और आप कहे जैसा हमारा जो कमियां होंगे हम जरूर जनता के पास जाएंगे। और कुछ कांग्रेस के नेता इतने बेशर्म से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर एमएलए एमपी जाना, और जो काउंसिल का चेयरमैन है वो भी इतने बेशर्म से कांग्रेस के एमपी जीत कर भी अपनी खुद की पद के लिए टीआरएस में जाना, उससे पहले के चेयरमैन और 60 एमएलसी लोग भी जाना, ये तेलंगाना हम सोचते हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस हम दे नहीं पा रहे कि, और ऊपर से ये बीजेपी और टीआरएस का वो मोस्टली बीजेपी का प्रचार है कि अगर कांग्रेस वोट डाले तो भी ये भी जाके टीआरएस में चला जाएगा। तो जो चले गए थे कांग्रेस से, उनसे खिलाफ लड़ने में हमारा पूरी ताकत के साथ नहीं लड़े, वो कमी थे। और आगे चलकर ऐसा नहीं होगा, हम जो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उसके कार्रवाई भी करेंगे और उसके कपड़े भी उतारेंगे और उसके घर के बाहर खींच के भी जो नतीजे करना है उनका करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जी निरंजन ने कहा कि केसीआर गुरूर और तकब्बुर की ज़बान बोल रहे हैं और उनके जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के जहन में तकब्बुर घर कर चुका है। निरंजन ने कहा कि तेलंगाना की पहचान 2014 से नहीं हुई है, तेलंगाना की पहचान बहुत पुरानी है। में कली बोलते जिसके वजह से इस दुनिया में लोगों को बर्बाद करने वाला जो कार्यक्रम बन रहा वो कली के वजह से बन रहा। आज नहीं, केसीआर को बर्बाद करने के वास्ते उनके दिमाग में, केसीआर के दिमाग में एक कली अहंकार के रूप में नहीं, उनका बुद्धि में पहुंच गया। अब किस केसीआर को कोई भी बचा नहीं सकते। उनका सियासत का अंतिम घड़ी अब शुरू हो गया। मैं एक बात को आपके सामने साबित करना चाह रहा हूं। केसीआर साहब का जन्म से पहले से भी नहीं तेलंगाना का एंटिटी है। तेलंगाना का राष्ट्र बनने से पहले नहीं, तेलंगाना रीजन का एंटिटी है बोल के मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। क्योंकि आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, आंध्र प्रदेश 1956 में बनते वक्त नहीं तेलंगाना के लीडर खिलाफ करे, तेलंगाना का सेपरेट स्टेट होना चाहिए, हम आंध्र के लोगों से मिलके नहीं चल सकते, हमारे को नुकसान होता बोल कर डॉक्टर चन्नारेड्डी साहब, जबकि केवी रंगारेड्डी साहब उन लोग नहीं मुहिम चलाई। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भरोसे से एक जेंटलमैन एग्रीमेंट बना 1956 में। तेलंगाना का हुकूक को नहीं, हम धक्का नहीं पहुंचाएंगे बोल के वो जेंटलमैन एग्रीमेंट था। आगरा के तरफ से जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर गोपाल रेड्डी साहब और हैदराबाद स्टेट चीफ मिनिस्टर बूरगुल रामकृष्ण राव साहब, बाद में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने नीलम संजीव रेड्डी साहब, डॉक्टर मर्री चन्नारेड्डी साहब, केवी रंगारेड्डी साहब, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज थे। उसके बाद में फिर 1969 में भी नहीं, दुनिया में मशहूर तेलंगाना साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा है कि केसीआर दलितों को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल पहले जारी किया गया जियो नंबर 3 को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया। आंध्रा हुकूमत इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। సుప్రీం కోర్టులో కొట్టేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ అడ్వకేట్ పంపించి జడ్జిని పంపించి దానికి
మళ్ళీ వాళ్ళకి పోస్ట్ పోన్ చేయించి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయించారు. అదే జీవో నెంబర్ 3ని చంద్రశేఖర్ గారు ఇక్కడ గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఇవాళ మా జీవో నెంబర్ 3ని కొట్టేయబడ్డది. కాబట్టి ఆదివాసులకు ట్రైబల్ కు కూడా పూర్తి స్థాయిలో చిన్న స్థాయిలో కూడా మోసం చేస్తున్నారంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీ చంద్రశేఖర్ గారు పూర్తి స్థాయిలో మోసం చేస్తున్నారు. మక్కాను పండించుకోవద్దట. మక్కా ఎట్లా పండించుకోవద్దు? అడవి ప్రాంతంలో లక్షలాది కోట్లాది ఎకరాలు పోడు భూములు కొట్టి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో నివసిస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచి కాదు, అల్లూరి సీతారామరాజు నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు భద్రాచలం నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు కోట్లాది ఎకరాలను పండించుకుంటూ బతుకుతూ పోషణ జీవనానికి పొట్ట ఆధారం చేసుకున్న దానికి కూడా వారికి పోడు భూములు కొట్టద్దని చెప్పి ఫారెస్ట్లతో ఫెన్సింగ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి చంద్రశేఖర్ గారు ఏ కులానికి మోసం చేయాలి, అన్ని కులాలకు వాడుకొని అన్ని కులాలకు మోసం. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रोड सेफ्टी के इक़दामात पर इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने रियासत में सड़क हादसात और अमवात में कमी के लिए जामे मसाई की ज़रूरत पर जोर दिया। BR के भवन में मुनक़िदा इस इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कौमी शाहराहों, RNB, पंचायत राज और JHMC की शाहराहों की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ख्वाहिश की कि मुख्तसर मुद्दती इक़दामात करें जिनकी तकमील आइंदा माह की 15 तारीख तक हो जाए। चीफ सेक्रेटरी ने डाटा की उसूली के मेकानिज़म में बेहतरी की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें एक ऐप भी तैयार करना है ताकि इन मकामात की तस्वीर कुशी की जा सके जहां पर हादसात पेश आए। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि हादसात पेश आने वाले मकामात की निशानदही करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुनासिब साइन बोर्ड्स लगाए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आउटर रिंग रोड के लिए अलहदा सेफ्टी प्लान तैयार किया जाए जिनमें कैमरे, स्पीड गन्स और दीगर एनफोर्समेंट इक़दामात शामिल हों। इसी तरह एक कमेटी तश्कील दी जाए जो मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA, BCom, BSc, पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, MCom, MBA, BL, IS, PG डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में तालीमी साल 2020-21 के लिए राज दाखिलों के लिए तारीख में 17 दिसंबर तक तौसी दी गई है। ऐसे तुलबा जिन्होंने इंटरमीडिएट या ओपन स्कूल सोसाइटी के ज़रिए इंटरमीडिएट या ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2016-2020 के दौरान यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़िद अहलियती इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के अहल हैं। ऐसे तुलबा जिन्होंने किसी मुसल्लमा यूनिवर्सिटी से बीटेक और बी फार्मेसी की तकमील की है वो यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के अहल होंगे। वो MA पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तारीख, समाजियात, अंग्रेज़ी, सहाफ़त में बज़रिए ऑनलाइन दाखिला हासिल कर सकते हैं जिसकी आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। मज़ीद तफसीलात पोर्टल www.brAOU.online.in या फिर हेल्प डेस्क 7382929570 या और नंबर इसकी एक्सटेंशन है 5805906000 से हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुलाकात की। दत्तात्रेय जो खैर सुगाली दौरे के लिए शहर पहुंचे, उन्होंने राजभवन में तमिलिसाई से मुलाकात की और उनको हिमाचल प्रदेश की रिवायती टोपी, शाल और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। दो गवर्नर्स ने अपने मुतालिका रियासतों में तरक्याती प्रोग्रामों पर बातचीत की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,09,03,736 हो गई है, जबकि इस मूजी वायरस से अब तक 15,91,852 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 97,96,769 हो गया है, जबकि 1,42,186 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,76,516 हो गई है, जबकि 1,485 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 612 नए मामला सामने आए और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 7,604 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।